हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा 24x7 में। आज मैं इस वीडियो में संविधान से जुड़े कुछ प्रश्नों का श्रृंखला को देखेंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण होगा। इस सेशन में केवल भाग 3 मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, अनुच्छेद 12 से 35 व कुछ प्रश्न राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी 36 से अनुच्छेद 51 तक चर्चा करूंगा। साथ ही प्रत्येक क्वेश्चन का व्याख्या भी करूंगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद कर लीजिए। दोस्तों, आपको स्क्रीन पे कुछ लिखा दिख रहा होगा। ऐसे लिखा गया होगा, समता ने स्वतंत्र को शोषण के विरुद्ध धर्म की शिक्षा देकर संपत्ति का उपचार किया। यानी आपको ऐसे याद रखना है, समता ने स्वतंत्र को शोषण के विरुद्ध धर्म की शिक्षा देकर संपत्ति का उपचार किया। अभी आपको यह बात समझ में नहीं आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये जो लिखी गई बात है, ये भाग 3 मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स के अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में जो हमको पढ़ना होता है उसके बारे में लिखी गई है। यानी समता ने यानी समानता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का जो अधिकार होता है वो 19 से 22 के बीच में स्टडी करना होता है। शोषण के विरुद्ध जो अनुच्छेद है वो 23 और 24 में है। धर्म के लिए जो आज़ादी है वो 25 से 28 के बीच में आपको पढ़ना होगा। जो शिक्षा के लिए नीति निर्धारित की गई हो वो 29 और 30 में पढ़ना होगा। चूँकि संपत्ति को 31 में पहले था, अब इसको हटाकर एक विधि कानूनन बन गया है। यह 300 क में ट्रांसफ़र कर दिया गया है 44वें संविधान संशोधन द्वारा। और ये उपचार जो है ये आपको आर्टिकल 32 में है, जिसको 32 को संवैधानिक उपचारों का उपचार या संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। तो ये आपको याद इस तरह रखना है कि समता ने स्वतंत्र को शोषण के विरुद्ध धर्म की शिक्षा देकर संपत्ति का उपचार किया। अब देख लीजिए, समता में 5 क्लाज हैं, स्वतंत्रता वाले में 4 क्लाज पढ़ना है आपको, शोषण के विरुद्ध में 2, धर्म की शिक्षा में 4 आर्टिकल, और उसके बाद संपत्ति 0 हो गई, और शिक्षा में 4 और उपचार के लिए 1। तो ये कुछ मैंने टर्म बनाए हैं, आप इसको लर्न कर लीजिएगा। अब चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। प्रश्न 1 है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? पहला, दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है एकल नागरिकता। दोस्तों, आपको बता दूं कि भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारत के प्रत्येक नागरिक की केवल एकल नागरिकता है, वह है भारतीय। अमेरिका की भांति संघ एवं राज्यों की दोहरी नागरिकता भारत में प्रचलित नहीं है। जैसे भारत का हो और एक, अगर मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो एक उत्तर प्रदेश की नागरिकता है, ऐसा कोई प्रावधान भारत में नहीं किया गया है। क्योंकि भारतीय नागरिकता भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक वर्णित किया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं किया जा सकता है जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा, या भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो इसका सही जवाब है कि भारतीय बैंक में धन जमा करके आप भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा भारतीय नागरिकता निम्नलिखित तरीके से प्राप्त की जा सकती है। 1, जन्म के द्वारा, दूसरा रक्त संबंध या वंश के द्वारा, तीसरा रजिस्ट्रेशन के द्वारा, चौथा देशीकरण द्वारा, पांचवा किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा। किंतु भारतीय बैंक में धन जमा करना एक वाणिज्यिक व्यवहार है, यह नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है, यानी पॉलिसी ऑफ डुअल सिटीजनशिप? भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या संयुक्त राज्य अमेरिका? इसका सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका में। दोस्तों, दोहरी नागरिकता का सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वीकार किया गया है। वहां प्रत्येक नागरिक दोहरी नागरिकता प्राप्त करता है। प्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए का, और दूसरा उस राज्य का जहां का वो निवास करता हो। इसके विपरीत भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में एकल नागरिकता की व्यवस्था है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन नागरिकता के आयोजन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद एवं राज्य के विधान में सम्मिलित रूप से,
या संसद? तो इसका सही जवाब है संसद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 में यह स्पष्ट किया गया है कि संसद को नागरिकता के बारे में विधि बनाने की संपूर्ण शक्ति होगी। इस शक्ति के प्रयोग में संसद को नागरिकता अधिनियम 1955 अधिनियमित किया है, जिसमें नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के बारे में विस्तार से उपबंध किया गया है। यानी कि पूरा काम संसद बनाएगा, संसद में बैठे लोग बनाएंगे कि किसको भारत की नागरिकता मिलेगी या किस प्रकार उस व्यक्ति की नागरिकता को छीना जा सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मौलिक अधिकार क्या है? वाद योग्य, अवाद योग्य, लचीले, कठोर? इसका सही जवाब है वाद योग्य। भारतीय संविधान में सामाजिक आर्थिक एजेंडे को साकारित करने के लिए वाद योग्य और अवाद योग्य दोनों तरह की व्यवस्थाएं समाहित है, जिससे मौलिक अधिकार वाद योग्य है और नीति निर्देशक तत्व अवाद योग्य है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों का वर्णन है संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक, संविधान के अनुच्छेद 13 से 36 तक, संविधान के अनुच्छेद 15 से 39 तक, संविधान के अनुच्छेद 16 से 40 तक। तो इसका सही जवाब है संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। अभी आपको बताया था मैंने कि इसके 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए मानव को, भारतीय नागरिकों को। उसमें क्या है? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म का अबाध धर्म की प्रचार करने की स्वतंत्रता है, शिक्षा की स्वतंत्रता है। चूँकि संपत्ति भी मौलिक अधिकार था, किंतु उसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 300 क में डाल दिया गया है। अब वह एक विधिक अधिकार हो गया है। और आपका एक लास्ट होता है उपचारों का उपचार, यानी संवैधानिक उपचारों का उपचार, जिसको संविधान की आत्मा भी कहा जा सकता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 19। आपको बता दूं कि जो अनुच्छेद 14, 15 और 16 है, ये समता के अधिकार का वर्णन करता है, जबकि आर्टिकल 19 आपका ये स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन करता है। इस वजह से ये क्या होता है? इससे भिन्न हो जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किए गए हैं। ये हैं अनुच्छेद 16 से 20, अनुच्छेद 15 से 19, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 13 से अनुच्छेद 17। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 14 से 18। अभी मैंने आपको बताया कि आप याद कर लीजिए 5, 4, 2, 4, 2, 0, 1। और इसको कहा कि समता का, स्वतंत्र ने शोषण के विरुद्ध, धर्म की शिक्षा देकर संपत्ति का उपचार किया। यानी कि आपको पूछा है कि समता, तो समता के 5 को मैंने बोला था कि 14 से 18 के बीच में है। तो ये आपका जवाब हो जाएगा 14 से 18। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान में जैसा निहित है, निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? कानून के समक्ष समानता, अवसर के समान समानता, सामाजिक समानता, आर्थिक समानता? तो इसका सही जवाब है आर्थिक समानता। आपको बता दिए कि कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 के तहत, सामाजिक समानता 15 के तहत है, और आपका अवसर के समान समानता अनुच्छेद 16 में वर्णित है। यानी इसका मतलब कानून के समक्ष समानता का मतलब होता है कि सभी लोगों को, चाहे वह गरीब हो या अमीर हो, कानून सबके लिए बराबर होगी। नौकरी और पेशे में सबको समान अवसर मिलेगा, सभी को समाज में सामाजिक समानता मिलेगी। किंतु आर्थिक रूप से जो कमजोर होंगे, उसके ऊपर संविधान में कोई प्रावधान नहीं है कि गरीब है तो उसको अमीर बनाने के लिए पैसा दे दिया जाए। यानी आपको आर्थिक रूप से स्वयं सुदृढ़ होना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 24। दोस्तों, आपको बता दूं कि अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को कारखाने या खान में काम करने के लिए मनाही करता है। और अनुच्छेद 17 आपका अनटचेबिलिटी का अंत करता है, अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 आपका है उपाधियों का अंत करता है। और जो अनुच्छेद 23 है, ये वर्णन करता है
मानव के दुर्व्यवहार और बालाश्रम के प्रतिषेध से। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मूल अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों की नियोजित से सीधा संबंधित है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 24। अभी बताया कि अनुच्छेद 24 जो है वो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी कारखाने या खान में काम करने के लिए रोकता है। अनुच्छेद जो 23 है आपका, वो मानव दुर्व्यवहार और बालाश्रम का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 17 आपका है अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत करता है। और अनुच्छेद 19 में है वाक स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 17। दोस्तों आपको बता दूं कि अनुच्छेद 14 विधि के समझ समता का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। अनुच्छेद 19 आपको स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 19। दोस्तों आपको बता दूं कि संविधान में प्रत्यक्ष रूप से प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, किंतु अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 क के अंतर्गत वर्णित वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्र के अधिकार में न्यायालय द्वारा इसको सम्मिलित माना गया है। अनुच्छेद 20 अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 आपका प्राण और दैहिक की स्वतंत्रता प्रदान करता है, संरक्षण की स्वतंत्रता प्रदान करता है। और अनुच्छेद 22 आपको कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 25। दोस्तों आपको बता दूं कि संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना प्रस्तुत धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। यह अनुच्छेद 25 के पश्चात प्रस्तुत खंड 2 ख में स्पष्टीकरण 1 में वर्णित है। अनुच्छेद 24 में बताया गया है कि कारखाने आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, यानी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को आप कारखाने या खानों में नहीं लगा सकते हैं। अनुच्छेद 26 यह आपको धार्मिक कार्यों में प्रबंध की स्वतंत्रता देता है, यानी आप जिस भी धर्म को मानते हैं उस धर्म की आप पूजा अर्चना स्वेच्छा से कर सकते हैं। अनुच्छेद 27 की बात की जाए तो यह किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 26 में आपको धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किया जा सकता है? संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, संविधिक अधिकार, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है मौलिक अधिकार। दोस्तों मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा परिवर्तित कराया जा सकता है। यह अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रावधान करता है। दोस्तों अनुच्छेद 32 एक मौलिक अधिकार है जो भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य अधिकारों को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने की अधिकार प्रदान करता है। इसीलिए इसको संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक है न्यायपालिका, कार्यपालिका, संसद, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है न्यायपालिका। दोस्तों भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन के विरुद्ध अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके तहत कोई व्यक्ति
मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में न्यायपालिका की शरण ले सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति का उपचार प्रदान करता है। यानी आपको एक 32 याद रखना होगा सर्वोच्च न्यायालय के लिए, और जो राज्य न्यायालय होता है यानी सर्वोच्च न्यायालय और एक राज्य न्यायालय जो होता है वो 226 के तहत आपका मौलिक अधिकारों का संरक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान का आत्मा कहा गया है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो इसका सही जवाब है संवैधानिक उपचार का अधिकार। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 अर्थात संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। उनका कथन है, यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान में कौन सा विशेष अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है जिसके बिना यह संविधान शून्य हो जाएगा, तो मैं इसके सिवाय किसी दूसरे अनुच्छेद का नाम नहीं लूंगा। यह संविधान की आत्मा है। यहाँ यह तथ्य उल्लेखनीय है कि संविधान की उद्देशिका को भी संविधान की आत्मा माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 32। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 32। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया है? केशवानंद भारती वाद, राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी वाद, गोलकनाथ वाद, सज्जन कुमार वाद। तो इसका सही जवाब है केशवानंद भारती वाद। दोस्तों, आपको बता दूं, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद की संविधान संशोधन शक्ति विस्तृत है किंतु असीमित नहीं है और यह मूल अधिकार को संशोधन तो कर सकती है किंतु वह संविधान के आधारभूत तत्वों को परिवर्तित नहीं कर सकती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। नैसर्गिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, कानूनी अधिकार, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है संवैधानिक अधिकार। दोस्तों, आपको बता दूं कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर भाग 12 के अध्याय 4 में अनुच्छेद 300 क में स्थान दिया गया है। अब संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है जिसका विनियमन साधारण विधियों के बनाकर किया जा सकता है। इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। पहले यह आर्टिकल 31 में रहा करता था जो मौलिक अधिकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया? 24वें संशोधन द्वारा, 42वें, 25वें या फिर 42वें? 44वें यहाँ पे रहेगा। तो इसका सही जवाब है 42वां संशोधन। भारतीय संविधान के 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को रद्द कर दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार केवल एक कानूनी अधिकार है, मूल अधिकार नहीं। इसके साथ ही 19वें अनुच्छेद के 6ठी स्वतंत्रता, संपत्ति की स्वतंत्रता को भी समाप्त कर दिया गया है। सूचना का अधिकार एक मूल अधिकार है, एक विधिक अधिकार है। एक और दो दोनों है, न तो एक न तो दो। तो इसका सही जवाब है एक मूल अधिकार और एक विधिक अधिकार दोनों है। दोस्तों, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को यह विधिक अधिकार प्राप्त है कि वह सार्वजनिक संस्थानों की आवश्यकता सूचना मांग सके और न मिलने पर अपील कर सके। उच्चतम न्यायालय ने सूचना के अधिकार को अनुच्छेद 19(1) क भाषण व अभिव्यक्ति के अधिकार व अंदर मूल अधिकार शामिल माना गया है। संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसका सही जवाब है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, DPSP। दोस्तों, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किया गया है। ये संविधान के भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, चौथी अनुसूची में, मौलिक अधिकारों में, प्रस्तावना में। तो इसका सही जवाब है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। तो ये थे दोस्तों
कुल 25 क्वेश्चन भारतीय संविधान के भाग 2 से लेकर भाग 4 के बीच में। यदि प्रश्नों की क्वालिटी आपको पसंद आई हो और परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो तो कृपया एक लाइक जरूर करेंगे। यदि वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपको इस चैनल से निश्चित मदद मिलती रहेगी। ज्ञान गंगा 24/7 ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।